में दूध खराब होता है सुडोमोनास के कारण। 2 लीटर दूध प्रति सप्ताह यदि हम पौधे को देते हैं, बढ़ते हैं, फसल में डालते हैं तो वो बढ़ती है। छाछ की सैलरी का उपयोग करने से दाने का वजन बढ़ता है। जो भी कचरा किचन का निकलता है उसका उपयोग हमें खाद बनाने के लिए करना चाहिए। 1 किलो चावल पर 72 ग्राम मेटाराइजियम प्राप्त होता है और 4 ग्राम सूक्ष्म जीव 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। सुडोमोनास बैक्टीरिया है। 1 लीटर में 20 ml दूध लगता है। 20 ग्राम दूध धन 20 ग्राम शक्कर धन 20 ग्राम ग्लिसरीन डालना है। नवधान आटे की परत पर सुडोमोनास बन जाता है। बायोडिकम्पोजर सड़ी खाद पानी में घोलकर सप्तधान और काला पाउडर इस तरह से 2 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आधा लीटर से छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से पिछले सप्ताह ये जानकारी हमें आदरणीय चौहान सर ने दी। इसमें कुछ चीजें यदि छूट गई हो तो आदरणीय संतोष सर आप सादर आमंत्रित हैं हमें और आगे बढ़ाए अपनी कक्षा जियो। जी आदरणीय ओम। जी ओम। शरद भैया आगे कक्षा का संचालन करेंगे। जी ओम। सर सादर आमंत्रित है। जी ओम। जो अभी रमेश जी मेहरा इन्होंने जो पिछली कक्षा के बारे में जो चर्चा की, उन्हीं कुछ स्लाइड्स को जस्ट मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और ये स्लाइड्स दिख रही है ना सबको अभी? जी दिखाई दे रही। ठीक है, तो जो आपने रिपीट किया बस वही जो 3 से 4 स्लाइड है। जैसा गौ माता के गोबर का जो महत्व हम लोगों ने इससे पहले सुना है, तो उसी गोबर में कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव रहते हैं, उनका मुख्यतः क्वांटिटी कितना होता है पर ग्राम, और अगर फ्रेश गोबर है, 6 महीना पुराना है या 1 साल पुराना है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जानकारी ली है। और अन्य प्राणियों का जो गोबर होता है उनमें अलग अलग कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने इससे पहली कक्षा में हमने देखा है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हमें उपलब्ध होती है, जैसा केचुआ खाद है, मुर्गी खाद है, और अन्य जो प्राणी है जैसे गोमाता है, भैंस है, बकरी है, सूअर है, तो इन सभी प्राणियों के गोबर या जो विष्ठा है उसमें सुडोमोनास, बैसिलस, आर्थ्रोबैक्टर, फ्लैवोबैक्टीरियम, अल्का लिगन्स, स्ट्रिप्टोमाइसिस, इनके जैसे बहुत से सूक्ष्मजीव हमें उपलब्ध होते हैं। दूध के बारे में भी मेहरा जी ने जो चर्चा की, सुडोमोनास, बैसिलस, स्पेसिफिकली लैक्टोबैसिलस और एसिनिटोबैक्टर, इन सूक्ष्मजीवों का भी प्रमाण पाया जाता है। और एक चीज जो इन सब सूक्ष्म जीवों से पता चलती है, तो यही मानना है कि हमें, जैसा हम लोग हमारे डाइट के बारे में सोचते हैं, तो हमें मिट्टी के डाइट के बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है। और उसका बेसिक जो रीज़न है, क्योंकि मिट्टी में बड़े पैमाने पे जो मित्र सूक्ष्मजीव है, अन्य कीटक है, कीड़े हैं, तो उनको जीवित रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसी वजह से
वहाँ मिट्टी का डाइट, उसका भी महत्व दिखाया गया है। और आज एक्चुअली जो चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली जो पेस्टिसाइड्स है, उन पेस्टिसाइड का जो उपयोग हर किसान भाई करता है, तो इन पेस्टिसाइड के कितने बुरे असर होते हैं, यह भी कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी किसान भाई अभी यहाँ जुड़े हैं, मैंने लास्ट में कुछ स्लाइड्स रखी है, तो वह डेटा भी अगर हर किसान भाई से मिल जावे, उनके अपने खेतों का वह डेटा है, वह डेटा जैसा हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में जितने भी किसान हमारे किसानों की प्रयोगशाला से जुड़े हैं, हम उनसे वह डेटा लेकर कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। और वह डेटा लेने के पीछे के जो रीजंस है, वह रीजंस आज इस चर्चा में आने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, और उन केमिकल पेस्टिसाइड्स में से बैंड केमिकल पेस्टिसाइड के लिस्ट अवेलेबल है। पैन इंटरनेशनल करके, यानी पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल करके एक संस्था है। वह संस्था हर सालाना दुनिया भर में जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, और उनमें से जितने भी बैंड केमिकल है उसके बारे में चर्चा की जाती है। यहाँ अगर हम लोग देखें इस ग्राफ के माध्यम से, तो 511 केमिकल पेस्टिसाइड बैन है अक्रॉस ग्लोब या दुनिया भर में। लेकिन यहाँ पे अलग अलग जो देश हैं, तो साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। नारायण उनको नहीं आ रही है, नारायण जी को शायद। आवाज बढ़िया आ रही है जी आ रही है सर, आ तो रही है आवाज। ठीक है, तो यह जो अलग अलग देश है, यहाँ पे कुछ जो प्रगत राष्ट्र है उनके बारे में भी डेटा दिया गया है। जैसा मान लो हम लोग अगर पूरब से शुरुआत करते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और पश्चिम में जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इन सब देशों तक जो राष्ट्र पड़ते हैं, उन सभी राष्ट्रों के मुख्य जो राष्ट्र है उनका डेटा यहाँ रखा गया है। और 511 जो केमिकल बैन है, उनमें ऑस्ट्रेलिया 19 केमिकल पेस्टिसाइड का बैन है, यानी 511 में से सिर्फ 19। और अगर राइट साइड में हम लोग देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका में 21 केमिकल का बैन किया गया है। और यहाँ हम लोग और भी देख सकते हैं, इंडिया में 56 केमिकल बैन किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो बैन है वह जर्मनी और स्पेसिफिकली यूरोपियन जो कंट्रीज है, यानी जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, यह जो यूरोपियन कंट्रीज है, 27 जो देश है जिसके भीतर आते हैं, वहां 195 केमिकल्स बैन है। और अगर 511 हार्डली, यानी बहुत दिक्कत करने वाले जो केमिकल्स है,
उन्हीं को बैन किया जाता है। और उसमें से भी अगर इंडिया जैसे कंट्री में अगर 56 केमिकल्स ही बैन होते हैं तो यह चर्चा का विषय है। और अगर जो प्रगत राष्ट्र हम मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इवन जो ये सारे जो देश है, इन देशों में भी यह पेस्टिसाइड यानी जो बैंड है वो पेस्टिसाइड भी आज यूज हो रहे हैं। और इसके जो असर है वो असर की बात हम लोग स्पेसिफिकली देखें तो मैं अगर कुछ चीजें आज यहाँ पे सामने रखूं, स्लाइड में आएंगी कि इन पेस्टिसाइड के बहुत बुरे असर आते हैं। और यह सामने जो स्लाइड दिखाया गया है, पेस्टिसाइड का नाम दिया है और पेस्टिसाइड कितने देशों में बैन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 या उससे ऊपर ज्यादा देशों में जो पेस्टिसाइड बैन है, या कुछ जो इंडिया में भी यूज हुए हैं, आज भी कुछ होते हैं, ऐसे पेस्टिसाइड का इसमें नाम दिया है। अब एक चीज यह लिस्ट सामने रखने का रीजन यह है, या फिर यहाँ पे जो एक सबसे नीचे जो लिंक लिखा दिया है पैन इंटरनेशनल का, वह लिंक अगर हर कोई किसान भाई अपने मोबाइल में टाइप करे तो उन्हें वो पूरा लिस्ट उनके मोबाइल पे दिख सकता है। और यह चीज सामने रखने की जरूरत इसे ऐसा है कि अगर उन लिस्ट में का कोई भी केमिकल आप लोग यूज करते हो तो आप यूज ना करें, क्योंकि यह बहुत डेंजरस पेस्टिसाइड माने जाते हैं और दुनिया भर में यह बैन है। और आप लोग भी आपकी खेतों में उसका उपयोग ना करें। और इसमें जैसा एक एंडोसल्फान यहाँ पे इस स्लाइड में दिख रहा है, एक छठे या 7वें नंबर पे है, तो यह जो एंडोसल्फान है वह एंडोसल्फान इंडिया में करीबन 22 सालों तक 23 सालों तक उपयोग हुआ। और जैसा अभी हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उसी तरह हेलीकॉप्टर से इसका छिड़काव होता था। केरला में होता था, कासरगोड जिला में। और वहां पे जो विकलांग बच्चे हैं वो पैदा होने का रीजन यह एंडोसल्फान था। करीबन 20-22 सालों तक इसका छिड़काव होता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस एंडोसल्फान पे बैन लगवाया था। और इसी तरह ये सारे जो केमिकल्स है, अभी यहाँ पे अगर हम लोग एक लिस्ट देखें, यह जो डेटा है यह 2022 तक का है। 23 और 24 में क्या हुआ है उसका अभी डेटा आया नहीं है। पर दुनिया भर में जो पेस्टिसाइड बैन है वो पेस्टिसाइड आज भी इंडिया में उपयोग होते हैं। उसमें हम सभी को जो एक इम्पोर्टेंटली पता है वो है डीडीटी, कि यह पेस्टिसाइड सबसे पहले इंडिया में अलग अलग तरह के कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किया गया और आज भी यह दुनिया में बैन होने के बावजूद इंडिया में यूज किया जाता है। और कहने का मतलब यह है कि यह चीजें कहीं ना कहीं हमें सोचने वाली है। और एक जो केमिकल है डाइक्लोरोवास नामक, मेरे हिसाब से यानी महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों तक यह पेस्टिसाइड या 3 सालों तक यह पेस्टिसाइड
उपयोग में था। अभी रिसेंटली 2022 के लिस्ट में यह बैन किया गया इंडिया से। लेकिन इस पेस्टिसाइड के अगर हम लोग दुष्परिणाम देखें तो यह पेस्टिसाइड अलग अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इस पर इसका छिड़काव किया जाता था। और इस पेस्टिसाइड के कुछ इतने बुरे असर यहाँ पे सामने आए हैं कि जब हम लोग छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करते समय वह जो पीठ पर पंप रखा होता है जिसके माध्यम से हम लोग छिड़काव करते हैं, तो उसी पेस्टिसाइड का जो पंप है उसमें से यह डाइक्लोरोवास जब पीठ पर गिरता है, जो भी किसान भाई, जो भी खेती में काम करने वाला जो व्यक्ति है, जब वह छिड़काव करते हैं तो उनके पीठ पर यह पेस्टिसाइड गिरता है। और कोस्टा रिका नामक देश में 2 किसान भाई इस पेस्टिसाइड जस्ट उनके पीठ पर गिरने से और प्रॉपर केयर ना लेने की वजह से उनका डेथ हुआ है। और हम लोग समझ सकते हैं कि अगर पेस्टिसाइड पीठ के ऊपर गिरने के वजह से अगर डेथ होता है तो यह कितना घातक है। और एक चीज और भी है कि एक चाइनीज जो लेडीज थी उसमें भी इस पेस्टिसाइड के जो दुरुपयोग है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखे हैं। और जैसा हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, बहुत सालों तक उस पेस्टिसाइड के संपर्क में आने की वजह से उस लेडीज में ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस नामक बीमारी पाई गई। और कुछ गलती से, जैसा एक छोटा सा पीस खाने के वजह से भी 19 साल की बच्ची की डेथ हुई है, ऐसे एग्जाम्पल्स इस पर्टिकुलर केमिकल के बारे में अलग अलग रिसर्च पब्लिकेशन में पाए जाते हैं। और इतना घातक जो पेस्टिसाइड है, यह जो डाइक्लोरोवास हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अलग अलग ब्रांड नेम से आता है और पिछले 2 सालों तक मिलता था। और उसके बहुत बुरे असर है। और स्पेसिफिकली कुछ रिसर्च यह भी कहा जाता है कि यह डाइक्लोरोवास अगर सिर्फ 50 नैनोग्राम, 50 नैनोग्राम अगर अपने ब्लड में पहुंच जावे तो यह कैंसर जैसी स्टेज को इनिशिएट कर सकता है और स्पेसिफिकली डीएनए को डैमेज कर सकता है। ह्यूमन सिस्टम का जो डीएनए है उसे डैमेज कर सकता है। और इतना घातक पेस्टिसाइड होने के बावजूद आज सिर्फ 38 देशों में, दुनिया भर के 38 देशों में ही इस पर बैन है। तो यह चीज कहीं ना कहीं सोचने वाली है। और मैं यह चीज एक स्पेसिफिक पेस्टिसाइड का एक एग्जाम्पल करके लिया हूं, लेकिन जितने भी पेस्टिसाइड है वे घातक होते हैं और उसका उपयोग करते समय हमें बहुत सोचना चाहिए। और अगर यूज करते हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। यही मेरा इस माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को और जो खेत में काम करते हैं उन्हें मेरी विनंती है। और यहां पर एक जो डेटा दिया है कि पर हेक्टर अलग अलग देशों में कितना पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। 1 हेक्टर अगर खेती है, यानी 2.5 एकड़ अगर खेती है, तो 2.5 एकड़ में कितना पेस्टिसाइड
कितना किलोग्राम पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। और मैं आप सभी लोगों को विनती करूंगा कि आप सभी लोग इन लिंक पर अगर जाओ तो आपको यह सारा डेटा आपके मोबाइल में देखने को मिल पाएगा। और यहाँ एक चीज, जैसा हम लोग समझते हैं कि जापान जैसा जो देश है प्रगत राष्ट्र माना जाता है, जापान जैसे देश में 11 किलो तक पेस्टिसाइड प्रति हेक्टर उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में 3 किलो तक है और इंडिया में 240 ग्राम तक का पेस्टिसाइड उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी जो डेटा जनरेट किया जाता है उसकी अगर, जैसा हम लोग डेटा अगर गवर्नमेंट तक ना जावे तो वह फॉल्स डेटा यानी गलत डेटा भी हमारे सामने आ सकता है। अभी जैसा यहाँ इंडिया के बारे में लिखा है कि प्रति हेक्टर 240 ग्राम, तो मुझे आने वाली अगली शनिवार की जो कक्षा है उस कक्षा से पहले अगर कुछ डेटा सभी किसान भाइयों से मिल जावे और मैं पतंजलि के टीम से जो भी टेक्निकल चीजें देखने वाले जो लोग हैं मैं उन्हें विनती करूंगा कि अपनी कक्षा में जो किसान भाई जुड़ते हैं सारे किसान भाई अलग अलग राज्य से है, अलग अलग राज्य में अलग अलग क्रॉप है, तो इसका अगर एक टेबल बन जावे कि हर किसान भाई कौन सा पेस्टिसाइड यूज करता है कितने प्रमाण में यूज करता है, यह अगर डेटा अगले सप्ताह तक हमारे सामने आ जावे तो हम वह पेस्टिसाइड दुनिया भर में बैन है या नहीं है और जिस फसल में वो यूज करते हैं, जैसा इटारसी के आसपास जो किसान भाई है जो धान की खेती करते हैं, जो चने की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं या मूंग की खेती करते हैं, यह जो 3 क्रॉप इटारसी के आसपास होती है उन तीनों क्रॉप में कौन से पेस्टिसाइड, और वह पेस्टिसाइड में कीटनाशक है, फफूंदनाशक है यानी फंगीसाइड है, बैक्टीरिसाइड होंगे, वीडीसाइड होंगे या अन्य कोई पेस्टिसाइड्स है, उनका अगर सिर्फ नाम, उसके बाद में उसका प्रमाण, 1 एकड़ में कितना पानी छिड़काव होता है उसका प्रमाण, और टोटल जैसा यहाँ 1 हेक्टर में इंडिया में दिखाया गया है 240 ग्राम, जापान में 11 किलो और अमेरिका में 3 किलो। तो हमें हमारे किसान भाइयों के माध्यम से अलग अलग राज्य में प्रति हेक्टर कितना पेस्टिसाइड उपयोग में आता है वह सामने आएगा। और अगर कोई किसान भाई अभी यहाँ उपस्थित है, जब भी चर्चा खत्म होगी अगर उन्हें एक अंदाजन डेटा अगर देते आता है, अंदाजन मैं कह रहा हूं अंदाजन, और हम लोग सभी को जो खुद खेती करते हैं उनसे यह चीजें पूछेंगे और आने वाले शनिवार के दिन उन्होंने जो आंकड़ा दिया वह मैच होता है क्या हम लोग देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यह डेटा आना बहुत ज़रूरी है, सभी को पता होना ज़रूरी है, और विशेषतः उन सभी किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है जो खुद खेती करते हैं, खुद छिड़काव करते हैं, खुद उसके संपर्क में आते हैं। और यह इसके पीछे जैसा मैंने डायरेक्ट जो इफेक्ट होते हैं कि पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आने से कई लोगों की डेथ हुई, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है
यानी मैंने केरला का जो कसारगोड का जो एक एग्जाम्पल लिया था कि एंडोसल्फान की वजह से विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कतें जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाती है, केमिकल नाइट्रोजन प्री टर्म बर्थ के लिए, जैसा हम लोग आज देखते हैं कि 7वें महीने में ही बच्चा पैदा होता है, जिसका प्री टर्म बर्थ कहते हैं। और उसी वजह से फिर बच्चे में कुछ न कुछ जो खामियां कहते हैं या कुछ ना कुछ बुरा असर हमें बच्चों में इन पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर की वजह से देखने को मिलता है। रिसेंटली कुछ पब्लिकेशन आए हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से किसान भाई डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन के बाद सुइसाइड, जैसा महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली जिस रीजन में हम लोग काम करते हैं, विदर्भ, यवतमाल जैसा जिला, अभी मेरे हिसाब से कोई किसान भाई यवतमाल से भी यहाँ पे है, यवतमाल है, बीड़ है, तो इन जिलों में सुसाइडल केसेस बड़े पैमाने पे हुई और इन्हीं केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से डिप्रेशन बढ़ता है और डिप्रेशन के माध्यम से सुइसाइड अटेम्प्ट किए जाते हैं। और एक जो चीज आज पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर ट्रेन जैसी चीजें हमारे यहाँ पे शुरू हुई और रोजाना 13,000 लोग कैंसर की वजह से उनकी मौत होती है। और यह डेटा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है, लेकिन जिसकी दखल नहीं ली की जाती, वह अगर आंकड़ा इसमें डाला जाए तो यह 13,000 से कई गुना हमें पाया जाता है। और आज कैंसर जैसी बीमारी नहीं तो हार्ट की है, लीवर की है, किडनी की है और बहुत सी अलग अलग सी डिसऑर्डर्स, यानी कुछ पब्लिकेशन ऐसे भी है कि हमें जो आज दिखता नहीं है, यानी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखे, जैसा मैं हर बार, जैसा रमेश जी मेहरा का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज उम्र 70 के करीब या उससे ज्यादा होने के बाद भी उन्हें चश्मा नहीं दिखता है। और आज 5वें 6ठे साल के बच्चे जो कक्षा पहली दूसरी में होते हैं, उन बच्चों को भी हम लोग चश्मा देखते हैं। तो जो नजर है, आंख के जो प्रॉब्लम्स है, उसका भी रिलेशन पेस्टिसाइड के साथ में दिखाया गया है। कुछ लोगों को सुनाई देने का भी प्रॉब्लम आता है, तो उसका भी रिलेशन पेस्टिसाइड के उपयोग या फर्टिलाइजर के उपयोग को दिखाया गया है। और यह जो बेसिक चीजें हैं वह भी इन पेस्टिसाइड के संपर्क में आने से होती है। डायबिटीज नामक जो बीमारी है उसका भी रिलेशन, जैसा मैंने यहाँ हार्ट, लिवर और किडनी, यह तो मेन ऑर्गन्स है, इनकी सारी जो भी बीमारियां हैं यह कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग करने की वजह से पाई जाती है। और इसी वजह से यह जो डेटा है, अगर किसान भाई खुद खाद बनाए, खुद पेस्टिसाइड बनाए, नेचुरल पेस्टिसाइड बनाए या नेचुरल खाद बनाए, तो आने वाले सप्ताह में अगर यह डेटा जो यहाँ पे पूछा गया है वह डेटा अगर आप लोग दे पाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह डेटा हम सभी को एनालिसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पतंजलि में से अगर कोई इसका एनालिसिस करके टेबल अगर अगले सप्ताह तक मुझे भेज पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे पेस्टिसाइड के साथ में उसका कंपैरिजन भी करेंगे। और यहाँ पे जस्ट मैंने एक फार्म लैब करके लिखा है, लेकिन हर कोई अपने
खेत का, गांव का नाम लिख के भी यह सब चीजें भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें है, मिट्टी का जो कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर है, वह अगर चेक किया है तो उसकी मात्रा भी कितनी है वह लिख कर देवे। पानी में जो क्षार होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, जिसको हम टोटल डिजॉल्व्ड सोल्यूट यानी TDS कहते हैं, तो खेती को जो पानी दिया जाता है उसमें TDS कितना प्रमाण में है, यह चीज भी अगर आप देते हो। और जैसा आज हम लोग देखते हैं कि इटारसी के पास जो छह प्रयोगशाला जो चल रही है, हर प्रयोगशाला कौन सा किसान भाई खुद प्राकृतिक खाद बनाते हैं वो अपना नाम देवे। और यह चीजें इसलिए की जा रही है कि कितने किसान भाई नेचुरल खाद बनाने में जुड़े हैं, उसका भी डेटा अक्रॉस इंडिया आएगा। और हम लोग मास्टर ट्रेनर को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि कौन से किसान भाई अन्य किसान भाइयों को प्रशिक्षण दे पाते हैं। और खेतों में जो भी चीजें बनाई जाती है, मान लो मित्र सूक्ष्म जीव है, जैसा शरद वर्मा जी अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव कृषि विज्ञान केंद्र होवे या यूनिवर्सिटी होवे या कॉलेज होवे वहां से लेके आते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वह जो मित्र सूक्ष्म जीव है उनके नाम आप दीजिए। अगर कोई कंसोर्शिया आप बनाते हो या आप कोई ग्रैनुलर फर्टिलाइजर बनाते हो तो उसके बारे में भी आप यह जानकारी देवे। और जैसा हम लोग काला पाउडर के माध्यम से, CDMM के माध्यम से हम लोग जो मीडिया बनाते हैं घर के आटा और पानी यूज करके, तो उस बारे में भी आप कितना बनाते हो, कितने एकड़ के लिए आपने यूज किया, इन सारी चीजों का विवरण अगर आप दे पाओगे तो हमें कहीं ना कहीं यह चीजें एनालिसिस करने में आसानी जाएगी। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि अभी हम लोग हर किसान भाई से, अभी कक्षा में जितने भी किसान भाई है, हम उनसे एक सवाल आज उनसे जवाब चाहते हैं कि मान लो जैसे मैंने कहा इटारसी के पास में धान की खेती होती है, गेहूं की या चने की खेती होती है और मूंग की खेती होती है। तो अगर मैं धान की खेती में टोटल पेस्टिसाइड कितना किलो, कितना ग्राम उपयोग में आता है, वह डेटा आज हम लोग जितने भी किसान भाई यहाँ पे हैं उनसे पूछने वाले हैं। और अगले सप्ताह तक वे उसका विवरण करके अपने तक डेटा भेजेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि में से या उपस्थित जो भी गणमान्य व्यक्ति है उनमें से कोई उसका एनालिसिस करके अगले सप्ताह तक एक टेबल बना के देवे तो हमें उसमें से एक चीज आसानी होगी। और उन डेटा पे से, यानी ये जो चीजें, यह जो सवाल इसमें पूछे हैं, इन सवालों से एक चीज और भी आती है कि अगर मैं हर किसान भाई को एक चीज और भी पूछूं कि जैसा 1 किलो धान यानी 1 किलो जब चावल हमारे घर में आएगा, 1 किलो गेहूं आएगा, 1 किलो चना आएगा, 1 किलो मूंग आएगा, तो 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है, यानी हमें 1 किलो चावल बनाने के लिए, चना बनाने के लिए कितना खर्चा आता है। और यह चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहीं पे बहुत से किसान भाई गलती करते हैं कि उन्हें उनकी जो फसल है उस फसल का खर्चा कितना हुआ है वह जानकारी देना मुश्किल हो जाता है।
अभी जब कक्षा खत्म होगी तो हम सभी किसान भाइयों को यह सवाल पूछेंगे और वे खुद जो फसल लेते हैं पिछले 5 सालों का, उस फसल का 1 किलो का खर्चा कितना आया, हम सभी लोग उस चर्चा के माध्यम से हमारे सामने चीजें आएंगी और हम सभी ही उस पे चिंतन करने जैसी जवाब हमारे सामने आएंगे। यह मुझे पता है कि अगर इटारसी में जो आज 6 किसान भाई है जिनकी प्रयोगशाला है, उसी तरह जितने भी किसान भाई यहाँ जुड़े हैं, बहुत से किसान भाई चना उसकी खेती करने वाले होंगे और हर किसी का अगर हम लोग जवाब भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो 100% जवाब नहीं आएगा और जवाब अगर आया भी तो सिमिलर जवाब नहीं आएगा। और यह चीज इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, हम एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री जैसा, एक व्यापार जैसा हम लोग जब तक नहीं समझेंगे, तब तक कृषि या एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हमें लागत कितनी लगी, हमें प्रोडक्शन कितना हुआ, हमारा टोटल खर्चा और हमें प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 5 साल में कैसी रही, और अगर इसमें हम लोग कुछ चीजें ये भी जोड़े कि हमारे घर में अलग अलग बीमारियों के माध्यम से पूरे साल भर में कितना खर्चा होता है, इन सारी चीजें अगर हम लोग लिख पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उसमें से चीजें बाहर आएगी। और ये सारे प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों पर सभी किसान भाई विचार करें। और मेरा एक मानना है कि जैसा अभी रमेश जी मेहरा ने उनके जो भी किताब है, जो भी लेटर बुक है जिसमें वह चीजें लिखते हैं क्लास के दरम्यान, तो उस तरह की आदत हर किसान भाइयों को कलम और किताब या जो नोटबुक होती है उसमें चीजें दर्ज करना, लिखना, उस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। और अगर उम्र की 70वें साल में रमेश जी यह सब चीजें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग है, जो अभी खेती में आए हैं, उन्हें रमेश जी मेहरा जैसे किसानों से यह चीजें सीखना जरूरी है। और सिर्फ खेती का ही डेटा ना, तो हर चीज का अगर डेटा हम लोग रखना हम अगर शुरू करें तो मुझे ऐसा लगता है कि खेती में सुधार आने में समय नहीं लगेगा। और यह सारे प्रश्न है, जैसा खेत में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, प्रति एकड़ उसका प्रमाण क्या होता है, किस कीटकनाशक का प्रयोग किया जाता है, उस कीटकनाशक का नाम एवं वह प्रति एकड़ कितना उपयोग किया जाता है। और कीटनाशक हम लोग अलग अलग तरह के यूज करते हैं। मान लो आप 4 तरह के यूज करते होंगे तो आप चारों के नाम लिखिए, प्रति एकड़ कितना डोज जाता है वह भी संख्या लिखिए। और उसी तरह जिस तरह कीटनाशक के बारे में लिखोगे उसी तरह फंगीसाइड के बारे में लिखिए कि मुख्य फंगीसाइड कौन से उपयोग किए जाते हैं और यह चीज क्यों चाहिए। तो छिड़काव करते समय तो हम संपर्क में आते ही हैं, लेकिन मान लो जैसा अभी हमने धान की खेती खत्म करी और चावल हमारे घर में आ गया, या चावल फैक्ट्री से मार्केट में, मार्केट से हमारे घर में आ गया, तो इस 1 किलो चावल में कितना पेस्टिसाइड हमें मिलता है, उसका एनालिसिस आज दुनिया भर में किया जाता है। लेकिन
इंडिया में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए, भारत में ऐसा एनालिसिस कहीं पर भी नहीं होता है। इक्का दुक्का 1%, 0.1% पेस्टिसाइड एनालिसिस होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसा हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ से अगर यूरोप अगर कुछ चावल अगर एक्सपोर्ट करना है, गेहूं अगर एक्सपोर्ट करना है या चना एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा देखी जाती है और स्पेसिफिकली मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल देखा जाता है। और आज अगर मैं यह सवाल भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं चर्चा के लिए आज एक आधा घंटा का समय रखना चाहता हूं, कि अगर मैं पूछूं कि जो सब्जी हम रोजाना खाते हैं उसका पेस्टिसाइड का एनालिसिस किया जाता है क्या, हम जो अनाज खाते हैं उसका पेस्टिसाइड का एनालिसिस होता है क्या, तो उसके जवाब हम सभी की चर्चा के माध्यम से आएंगे। और अलग अलग तरह के टॉनिक हम लोग यूज करते हैं, जैसा इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है, तो उसी तरह टॉनिक भी यूज किया जाता है खेतों में। तो वह टॉनिक कितने प्रमाण में यूज किया जाता है, और जो शुरुआती दौर में रमेश जी मेहरा ने कहा कि हमें पशुधन को बढ़ावा देना जरूरी है, और पशुधन के माध्यम से हम हमारी खेती, विशेषता हमारी मिट्टी हम सुधार सकते हैं। और जैसा हम लोगों का डाइट होता है वैसा मिट्टी का डाइट पशुधन के माध्यम से ही आ सकता है। और एक मेरा सवाल है कि अगर मुझे 10 ग्राम मिट्टी तैयार करना है, मुझे 10 ग्राम मिट्टी तैयार करना है, मेरे खेत में ही तैयार करना है या मेरी प्रयोगशाला में करना है, तो हम कैसे करें? इन सवालों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और यह जो सारे सवाल यहाँ लिखे गए हैं, मैं यह जो प्रेजेंटेशन है मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर लूँगा। आप सभी लोग इसके माध्यम से जावे और इसका एक टेबल बना के अगले सप्ताह तक अगर आवे, तो हम लोग अगले सप्ताह उस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज मात्र है कि पेस्टिसाइड का ब्रांड नेम के साथ में टेक्निकल नाम आना जरूरी है। और टेक्निकल नाम का मतलब है कि जैसा यहाँ पे आप देखिए पेस्टिसाइड का टेक्निकल नाम लिखा है, तो जैसा यहाँ आप डीडीटी है, एंडोसल्फान है, क्लोरोपाइरिफॉस है, तो यह चीजें आना चाहिए। उसमें से मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल कितना उसका होता है, वह चीज भी हम लोग आने वाले समय में समझेंगे। और एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग रोज अगर 100 ग्राम चावल खाते हैं, तो उस चावल के माध्यम से हमारे शरीर में कितना पेस्टिसाइड जाता है। और जब तक यह सब चीजें हम लोग नहीं करेंगे, हमारे जो जितने भी किसान भाई हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि जैसा यहाँ देखिए एक नारा इंडिया में दिया गया, जय जवान जय किसान। वह नारा देने का रीजन यही था कि यह जो जवान है और किसान है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों की वजह से। यानी मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं कि हमारे जवान भाई गोली लगने की वजह से उसी समय उनकी मौत होती है, लेकिन हमारा किसान भाई इस जहर जो पेस्टिसाइड है, इस पेस्टिसाइड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनके खुद के शरीर पे दिखते हैं। और वही पेस्टिसाइड के संपर्क में आने वाले जो खेतों में काम करने वाली जो महिला ही होते हैं, महिला है,
जो पुरुष है, जो बच्चे हैं, उनके शरीर पे भी आज असर दिखाई दिया जाता है। और यहाँ तक के कि जो किसान भाई कपास जैसी खेती करते हैं, तो कपास घर में आने के बाद में उस कपास को जो पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, या घर में जो अनाज आता है, मान लो हमने चने की खेती की या मूंग की खेती की, तो यह सारी चीजें जब घर में आती है तो इन पेस्टिसाइड में से वेपर्स निकलती है। वेपर्स का मतलब जैसा हम लोग घर में अगरबत्ती लगाते हैं और उसकी जो खुशबू आती है, उसी तरह यह पेस्टिसाइड हमारे घर में उसका वह फ्यूम्स जनरेट होती है, और उसका असर हमारे घर में रहने वाले जो किसान भाई है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, उन पर इसके असर दिखते हैं। तो यह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को विपरीत परिणाम देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नॉलेज, इसका डेटा अगर हम लोग ना रखें तो आने वाले दिन बहुत कठिन है। और जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि हम लोग हमारे डाइट के बारे में सोचते हैं, हमें मिट्टी के डाइट के बारे में, मिट्टी में जो भी जीव है उनके डाइट के बारे में सोचना बहुत अनिवार्य है। वरना हमारा डाइट हमें आने वाले समय में न्यूट्रिशनल नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशनल नहीं मिलेगा तो हमारी उम्र उसी तरह कम होती जाएगी, हमारी ताकत कम होती जाएगी। तो इन सारी चीजों पे हमें सोचना है और आगे बढ़ना है। जी ओम। आदरणीय शरद भैया। जी बहुत अच्छा सर। और गहन जानकारियां हमें मिल रही हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या चीजें जा रही है, कैसे उनका कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी सर से। और हमने देखा कि आजकल जैसे सर ये काजू और जो बादाम ये सब जो आते हैं, तो इनमें कौन सा फंगिसाइड लगाते हैं जिससे वो खराब नहीं होते। और जो गेहूं का आटा आ रहा है बाजार में, हमारे घर में रखा हुआ आटा महीने 2 महीने में खराब हो जाता है, लेकिन ये आटा तो साल भर खराब नहीं होता। तो इसमें अवश्य कोई ऐसी फंगिसाइड या ऐसा इंसेक्टिसाइड मिलाते होंगे जिससे कि कीड़ा ना पड़े। अब मैं रमेश दादू को बुलाता हूँ कि वो सिलेवार क्वेश्चन अगर उनके हैं तो रखें। मुझे ऐसा लगता है कि हम जी ओम। लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सवाल लेने से पहले जितने भी यहाँ किसान भाई है, 4 से 5 जो भी किसान है अलग अलग राज्य से, वे सिर्फ इतना बतावे कि अगर अगर 1 किलो चावल बनाते हैं, 1 किलो चना बनाते हैं, तो उसका खर्चा कितना आता है, वह अगर आंकड़ा सामने आवे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पे चिंतन करना जरूरी है। और एक एक एकड़ में, या जैसा 1 किलो के लिए कितना पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, उसका डेटा अगर कोई किसान भाई जिनके पास में उपलब्ध हो, वे जरूर बताएं। जी ओम। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जिस तरह के डेटा के चौहान सर मांग रहे हैं, यदि वो किसान कोई दे सकते हैं तो हैंड रेस करें, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूं। पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई किसान इतनी सूक्ष्मता से अपनी जानकारी रखता होगा। फिर भी यदि कोई रखते हैं तो वो बहुत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं सदन में कि कोई भी जो है हैंड रेज करें तो मैं उन्हें आमंत्रित करूं। जी हो।
तो सर ये तो अभी नहीं लग रहा है कि कोई बता पाएंगे, तो मैं आदरणीय, हाँ, अनिल राय जी ने हैंड रेज किया है। अनिल राय जी, जी ओम, आए बताएं। आप आपका अनिल राय जी, माइक अनम्यूट कीजिए अनिल राय जी। जी योग सदन को प्रणाम। मैं चौहान सर को सादर प्रणाम करता हूं। मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो मैं 5 एकड़ में ये कर रहा हूं जैविक खेती, उसमें जैविक पेस्टिसाइड के रूप में नीम का तेल और भी जैविक जो उत्पाद के शमशीर करके एक आता है, उसको उसमें मिला के हम उसका स्प्रे। खड़े हो जाओ आप। और जो केमिकल की खेती मेरी 4 एकड़ की है, उसमें लगभग हमको लगता है कि हम तो स्प्रे कुछ पेस्टिसाइड के रूप में नहीं करते, और केवल जैसे अभी मैंने बोया है तो उसमें केमिकल वाले में, तो उसमें हमको वो सिंगल सुपर फास्फेट करीब 3 किलो के हिसाब से हमने उसको स्प्रे किया एक मंडा में। मैंने 32 किलो एक एकड़ में, इस प्रकार से। और उसमें प्रोम भी मैंने डाला है और कंपोस्ट खाद भी डाला है। इस प्रकार से मैं सरसों की बुआई किया। जी ओम, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग हमारे घर में किराना दुकान पे जाते समय एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे गेहूं कितना लाना है, मुझे चावल कितना लाना है, मुझे दाल कितना लाना है, जैसा एक हमारे घर की महिला एक लिस्ट बनाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसा लिस्ट बनावे। कौन से पेस्टिसाइड, कौन से फंगीसाइड यूज होते हैं, कितने प्रमाण में यूज होते हैं, वह चीज लिखना शुरू करना बहुत जरूरी है। और यह चीज मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं 9 साल जो खेत में काम किया, जो किसान भाई के साथ काम किया, उन किसान भाई की एक आदत मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि वे जितने भी केमिकल्स यूज करते थे, जितने भी उनके नाम लिखे जाते थे, हर केमिकल का कितना छिड़काव होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, वह लिखा जाता था। और हर छिड़काव में कितना ग्राम पेस्टिसाइड गया वह लिखा जाता था, और वह सब मिला के एक टोटल सामने आती थी। और जैसा मैंने अभी कहा है कि जापान जैसे देश में 1 हेक्टेयर में 11 किलो तक जाता है, इंडिया में 240 ग्राम जा रहा है। लेकिन हम हमारे खेतों का अगर डेटा खुद रखे, क्योंकि यह डेटा जैसा अभी जो दादू ने कहा, रमेश जी मेहरा ने जो कहा कि यह डाटा हमारे पास में मिलना मुश्किल है, लेकिन क्यों मुश्किल है उस पे भी चिंतन होना, उस पे भी सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग जो चीज कर रहे हैं उसका अगर डेटा हमारे पास में नहीं आएगा, तो आने वाले समय में यह जो पेस्टिसाइड है यह बड़े पैमाने पे यूज होगा, और उसके विपरीत परिणाम और भयंकर हो सकते हैं। तो मेरी सच में सबसे विनंती है कि कम से कम अपने खेतों के लिए हमने क्या किया है, कितना पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसका डाटा आप निकालें। और यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो 8 से 9 राज्यों के किसान भाई इसमें जुड़ते हैं, और उन्हें सिर्फ उनके ही खेतों का नहीं, तो जैसा अभी अनिल राय जी कहते हैं, या इवन जो शरद वर्मा जी है, या बाकी जो अन्य किसान है, गौर साहब वगैरह है, तो ये लोग प्राकृतिक खाद यूज करना शुरू किए हैं। पर आपके अगल बगल जो किसान भाई होते हैं वह पेस्टिसाइड कितना यूज करते हैं, वह डेटा भी अगर आप पा सकते हो तो उसमें से भी कुछ एनालिसिस होगा। यानी आपका डेटा और जो 100% केमिकल फार्मिंग करते हैं, सिर्फ केमिकल यूज करते हैं, वह डेटा भी अगर आवे, और आपके गांव में मुख्यतः यह पेस्टिसाइड इस क्रॉप में टॉप 5 पेस्टिसाइड यूज होते हैं, उसका अगर डेटा आया, तो यह बहुत बड़े पैमाने पे मदद करेगा कि हम हमारे भारत में कौन से पेस्टिसाइड आज भी यूज करते हैं। और एक चीज जो सामने आई है महाराष्ट्र से कुछ किसान भाइयों के माध्यम से
प्रशिक्षण के दरमियान जो पता चली कि एक्सपायर्ड केमिकल भी कम खर्चे में मिल जाते हैं, तो वैसी अगर कुछ चीजें होती है तो वो भी सामने लावे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ही हमारी चीजें सामने ला सकते हैं, तो इस बारे में सब लोग सोचे और डेटा देवे और सभी के सामने वो चीज आवे, यह मेरी इच्छा है। जी ओम। बहुत आदरणीय संतोष सर ने जो निवेदन किया है किसानों से, तो अगले शनिवार तक हम जितना भी लोगों से पूछ करके, या तो स्वयं ने उपयोग किए हैं या लोगों से पूछ करके हम वो डेटा प्रस्तुत करेंगे। मैं आदरणीय गणेश गौर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दोनों तरह की किसानी करते हैं और उन्होंने धान में किन किन चीजों का उपयोग किया है वो बताएं। आदरणीय गणेश गौर। गणेश गौर जी उपस्थित हैं या नहीं है? आदरणीय राकेश गौर जी। जी मेरा जी। जी, तो मेरा निवेदन है गणेश गौर जी से कि जो आपने अभी धान और मक्का दोनों फसल लगाई है, तो आप अपना ही बता दें कि आपने कितनी दवाई लाए, कौन कौन सी लाए और कितना उपयोग किया है। जी जी धन्यवाद। मैं हमारे सर को प्रणाम करता हूं और सदन को भी प्रणाम करता हूं। आज हमने धान में जो उपयोग करा है वह है डीएपी, यूरिया और ग्रेनुअल खाद में माइक्रो न्यूट्रेंट। अभी एरिस का आता है कैलवोर के नाम से, यह यूज किया। साथ में उसके फटेरा नाम से एक टेक्निकल आता है, मैंने उसकी लिस्ट बना के आपको दी भी है ग्रुप पे। और केमिकल दवा स्प्रे में हमने यूज किया है, फंगीसाइड में नेटिवो है, एंटीबायोटिक में कासुकामाइसिन है और कीटनाशक में कोराजन है और एक इमीडा क्लोरोपिड है और पाइमेट्रेजिन है। ये धान का स्प्रे वाला जो दवाई है वो है। और गणेश मक्के जी, मैं में आपको हमने गणेश जी, मैं आपको रोकता हूँ बीच में। आपने जो अभी धान के लिए जो अलग अलग तरह के जो केमिकल यूज किए हैं, उसका टोटल क्वांटिटी आप बता पाओगे? 1 एकड़ में कितना सब मिला के कितना पेस्टिसाइड आप यूज किया है? जी बिल्कुल सर। मैंने सर डाल दिए है, वो ग्रुप में लिस्ट डाल दी है। नहीं, जैसा वही मैं बना रहा था। आपको एक मोटा मोटा बताता हूँ कि हम लोग 900 ग्राम केमिकल पेस्टिसाइड पूरे सोयाबीन के सीजन में यूज करते थे, सारे केमिकल मिला के। उस 900 ग्राम से हम लोग 60 ग्राम पर आए हैं। 900 ग्राम से हम लोग 60 ग्राम केमिकल पेस्टिसाइड तक आ चुके हैं। इसका मतलब जो 95% केमिकल है उसका उपयोग कम किया है। तो उसी तरह सर आपके धान में या मक्के में टोटल पेस्टिसाइड कितना उपयोग किया है? 500 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, कितना हुआ है? वह अगर आंकड़ा सामने आवे तो सदन को यह चीज पता चलेगी कि धान में सारे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिसाइड मिला के या वीडीसाइड मिला के टोटल क्वांटिटी इतना गया है। आप प्लीज वो आंकड़ा अगर बता पावे तो सदन को समझने में भी आसानी होगी। जी ओम। 900 एक ग्राम जा रहा है जनरल सर। जनरल अपन टोटल करने में, जैसे कोराजीन है 900 तो ग्राम 100 जा रहा है ग्राम सर। पे।
900 ग्राम जा रहा है सर, सब कुछ का यदि मिला रहे हैं तो। ये आपका हो गया, जैसा 900 ग्राम आपने पेस्टिसाइड यूज किया है आपके 1 एकड़ धान में। अब आप यह चीज बताइए कि आप 1 एकड़ में से आपको चावल कितना मिलता है? चावल 20 कुंटल। चावल धान मिलती है, चावल धान आएगा 60%, तो 12 कुंटल। 12 कुंटल मान लें। इसका मतलब आपने 12 क्विंटल में यानी 1200 किलो में आपने 900 जी। ग्राम पेस्टिसाइड यूज किया है। भले ही जी। वह पेस्टिसाइड डायरेक्टली वो चावल में नहीं डिटेक्ट होगा, पर एक मोटा मोटा सा मैं कहता हूं कि 0.75 ग्राम पेस्टिसाइड पर केजी चावल यूज हुआ है, बराबर है? जी। यानी 1200 किलो चावल में 900 ग्राम पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया। ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। तो 1 किलो चावल में 0.75 ग्राम यानी 750 मिलीग्राम पेस्टिसाइड का उपयोग हुआ है। अब मैं ये कहूंगा कि जब 100 ग्राम छिड़काव होगा उसमें का ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ 1 ग्राम हमारे खाने में जो चावल आता है उसमें आएगा, बाकी सारा मिट्टी में गया, पौधे पे गया, या पानी के माध्यम से फिर से मिट्टी में चला गया। लेकिन 100 ग्राम में का 1 ग्राम पेस्टिसाइड हमारे चावल में आ गया। तो 1 जी। किलो में एक मोटा मोटा सा अगर हम लोग देखें तो 1 ग्राम पेस्टिसाइड गया है, और 1 किलो में 1 ग्राम जाएगा। हम लोग हर रोज कम से कम अगर चावल भी खाते हैं तो 100 ग्राम या 50 ग्राम चावल हमारे खाने में आता है। तो आप सोचिए कि हर रोज जो 2 समय अगर चावल खाने की आदत है तो हम कितना पेस्टिसाइड उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। और अगर मैं यही चीज, मुझे ऐसा लगता है कि गौर साहब सब्जियां भी, उस सब्जियों की फसल भी लेते हैं, तो यह जो आंकड़ा आपने 900 ग्राम कहा है धान का, तो सब्जियों में 1 एकड़ अगर मान लो बैगन है तो कितना पेस्टिसाइड उपयोग में आता है? कोई भी किसान भाई जो सब्जी बनाने वाले हैं, सब्जी की फसल लेने वाले हैं, आप में से कोई भी एक अंदाजन आंकड़ा बताइए कि 1 एकड़ में कितना पेस्टिसाइड जाता है? जी ओम। जी कम से कम सर सर 3 लीटर लगता है पूरे सीजन में। जो इसका 6 महीने का सीजन होता है, 1 एकड़ में 3 लीटर दवा खर्च हो जाती है सर। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अगर 3 लीटर दवा 1 एकड़ के सब्जी के लिए अगर जाती है तो उस पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जैसा हम लोगों ने एक डाइक्लोरोवास का जो एग्जाम्पल देखे कि वह डाइक्लोरोवास 76% आता है। यानी अगर हम लोग सर क्लोरोपाइरीफास 50% और 5% साइप्रोमेथिन रहता है सर। तो जैसा मान लो अगर 50% क्लोरोपाइरीफॉस है, और अगर मैं यह कहूँ कि वो 1 लीटर यूज होता है पूरे सीजन में 1 एकड़ में, तो 1 लीटर के माध्यम से 500 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस हमने खेत में डाला है। और अब आप यह सोचिए कि कोई भी, अगर यहाँ पे कोई भी किसान भाई उसका भी कैलकुलेशन जैसा गौर साहब ने अभी बताया, उसका कैलकुलेशन सामने अगर आवे, यानी उस कोई भी सब्जी है तो आप बताइए, मैं कुछ सवाल पूछूंगा उसमें से 300 हमें कुंटल बैंगन प्राप्त होता है सर। 300 कुंटल निकल जाता है बैंगन ओके। जैसा 6 महीने के। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसा 10 क्विंटल
यानी 1 टन हो गया, बराबर। जी सर। तो 30 टन 30 बैगन, टन हो गए। बराबर। तो उसमें 30 टन हो गया, और 30 टन में हमने 3 लीटर डालते हैं। 3 लीटर डाला है, बराबर। तो अब मेरा ये सवाल है कि बैगन की खेती करने वाले कोई किसान भाई यहाँ पे है क्या अभी? सर पहले किया हमने, अभी तो नहीं, लेकिन आज से 10 साल पहले बहुत करी सर बैंगन की खेती। 10 साल में तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम लोगों ने बहुत तरक्की की है 10 सालों में। सर सही इतनी बात बोल रहा दवाएं हूँ? डालने लगी कि फिर छोड़ना पड़ा। हाँ दादू। एक सूट बोरर आता था सर, इसमें सूट बोरर, वो इतना परेशान करता था कि बहुत ज्यादा। नहीं, पर आज आज अगर कोई सदन में उपस्थित है, भिंडी है, बैगन है, टमाटर है, या अन्य जैसा करेला है, गिलकी है, इन सब सब्जियों में कितना ग्राम पेस्टिसाइड जाता है, या अगर ठीक है मैं ये मानूं कि हम लोग ना बता पाए, पर कितना छिड़काव होता है बैगन में, कोई बता पाएगा? यानी मैं पेस्टिसाइड की क्वांटिटी नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ स्प्रेज, कितनी बार छिड़काव होता है? आदरणीय राकेश गौड़ जी करते हैं सर, तो वो बताएं तो हो सकता हम बाकी यहाँ सर नर्मदापुरम का जो क्षेत्र है तो केवल एक क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा होता है, और उस क्षेत्र से कोई लोग जुड़े नहीं है। जैसे बाबई बिलाक है उसमें ही सब्जी सब्जी होती है, और हम लोग जो जुड़े हैं ये नर्मदापुरम के इधर वाले हैं, यहाँ पर जो है अनाज की ही खेती होती है जी। राकेश जी, आप इस पे कुछ सदन में रखना चाहोगे? जी सर, ओम जी नमन सभी को। सब्जी सर मैं सारी करता हूँ, मतलब सीजन के हिसाब से जो भी सब्जी रहती है सारी करता हूँ, मगर मतलब वो सब पूरा, मतलब पहले भी मैंने की है तो थोड़ी थोड़ी घर पे की है, तो ये सब सारी अगर केमिकल तो इनमें उपयोग किए ही नहीं, तो मैं उसका डेटा तो उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। पूरा जैविक में करते हो, जैविक में भी यही नीम ऑयल, और जैसा कि अब पहले अपने नवधान ओ सब नहीं, सप्तपर्णी एक्चुअली राकेश जी, एक्चुअली मुझे ये चाहिए था कि ठीक है, मान लो आप यूज नहीं करते हो केमिकल, लेकिन आपके बगल में कोई अगर बैगन की खेती आज कर रहा है, तो उनके छिड़काव कितने होते हैं वहां पे नर्मदापुरम में? 10-12 रोज में करते हैं, 10-12 रोज में एक बार। तो टोटल कितने महीनों तक बैगन की खेती चलाते हैं? 6 माह चल जाती सर, 6 महीने। तो यह चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हर 10 दिन में एक छिड़काव है तो महीना में 3 हो गया, और 6 महीना में 18 छिड़काव हो गया। और अगर इन सब चीजों का कैलकुलेशन, जैसा हमारे सामने कुछ चीजें आई थी, मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में यही बैगन के लिए 70 छिड़काव करने वाले किसान भाई भी पाए जाते हैं, लेकिन 40 से 45 छिड़काव से पहले बैगन ही आता नहीं है। ऐसी सिचुएशन आज महाराष्ट्र में है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पे चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अनार और अंगूर की बात करूं, तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे चिंतन करेंगे, क्योंकि अनार में 50 से ज़्यादा छिड़काव होते हैं, अंगूर में उससे ज़्यादा होते हैं। तो यह सब चिंतन का विषय है। डॉक्टर रोशनी राउत साहब और गणेश जी के हैंड रेज है, प्लीज आप सवाल पूछिए। सर मैंने मिर्च की थी 1 साल पहले, उसमें हर 6वें दिन स्प्रे होता था, और ये है 8 से 9 महीने की फसल है, और उसका उत्पादन है 125 कुंटल से 150 कुंटल। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा उसे अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। आने वाले सप्ताह में यह चीज अगर आप टेबल अगर आ जाए तो हमारा ज्यादा समय नहीं जाएगा, और उसका एनालिसिस अगर कोई कर लेवे तो उस पर ज्यादा चर्चा उस टेबल पे ही होगी।
बाकी और कोई विषय पे नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी सभी को अगर एक सवाल पूछूं कि हम लोग अगर एक नोटबुक खरीदने जावे, एक पेन खरीदने जावे, एखादा शर्ट या पैंट खरीदने जावे, तो उसका रेट हम लोग आसानी से बता पाते या नहीं बता पाते? जी बता पाते। यानी अगर हम लोग जूता भी लाने जाते हैं तो जूते की कीमत हमें पता होती है, तो हमारे 1 किलो चावल की कीमत हमें क्यों पता नहीं, जो हम मैन्युफैक्चरर है। और यह चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि के माध्यम से इन सब चीज़ों पे एक बड़े पैमाने पे पूरे भारत भर में एक, जैसा हम लोग कहते हैं कि यह सामने आना चाहिए कि एटलीस्ट हम क्या कर रहे हैं। जी ओम। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर रोशनलाल राउत सदन को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा सिर्फ निवेदन ये था, जो आपने जो डेटा बताए थे कि 900 ग्राम से 60 ग्राम पे आ गया, तो मुझे थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे जो पेस्टिसाइड यूज़ है वो कम नहीं हुए हैं। कुछ एरिया, स्पेसिफिक एरिया में हो सकता है जहाँ पे हम मतलब काम कर रहे हों, तो ऐसा मेरा निवेदन था। थोड़ा सा इसको चेक करेंगे। जी ओम। तो इनका मतलब था जिन्होंने जैविक जैविक कर रहे हैं उनने लेके आए कम, बाकी तो बहुत बढ़ रहा है, कम थोड़ी हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। एक्चुअली हम लोग भी 900 ग्राम तक जो यूज करते थे, अलग अलग सारे पेस्टिसाइड यूज करते थे, लेकिन हम लोग अब सिर्फ इमामेक्टिन यूज करते हैं। और उसका जो डेटा है, उसका जो ग्राफ है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि कौन सा पेस्टिसाइड कितना ग्राम यूज हुआ है, उसका एक ग्राफ बनाया हुआ है। और ये जो पटेल साहब ने जो अभी कहा है कि यस, जो नेचुरली जैसा ये जो डेटा है 900 ग्राम से 60 ग्राम जो हम लोग आए हैं, वह 2010 से 2023 तक, यानी 13 साल के बाद में वह पेस्टिसाइड का खोल यूज दो पवन, आलू लेना है, आलू 900 ग्राम से 60 ग्राम आने के लिए 12 से 13 साल लगे हैं। 1 साल, 2 साल या 5 साल में यह चीज नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ जैसा नेचुरल खाद ही नहीं, बाकी सारी चीजों के माध्यम से भी यह चीजें हम लोग कम कर सकते हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी सर ओम। जैसे कि आपने कहा है, कुछ ही दिन पहले मेरी मध्य प्रदेश के जो चीफ हैं, पीडब्ल्यूडी के चीफ रहे हैं, ईएनसी रहे हैं, मिस्टर जीपी मेहरा से बात हुई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कुछ दिन पहले कि आप लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म से ऐसा डेटा कलेक्ट कीजिए कि हमारी एमएसपी क्या होने चाहिए। जो चावल की बात करी आपने कि जैसे हम चावल उगाते हैं, मैन्युफैक्चरर हम हैं, तो हम रेट तय नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप डेटा बेसिस लेके आइए, तो हम बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मेरे सदन के माध्यम से सभी से अनुरोध है, और जो लोग हम लोग मिलके टीम वर्क करके, और इस तरीके से हमें एक एनालिसिस डेटा प्रस्तुत करना है कि हमारी एमएसपी ये है, ये लागत ये होनी चाहिए, ये हमारी लागत है, और ये हमारा प्रॉफिट इतना मिलना चाहिए। तो ऐसी हमें एक रिपोर्ट तैयार करके उन्हें देनी है। वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मीटिंग भी फिक्स करने को कहा है कि आप सारा डेटा तैयार हो जाए तो कृषि मंत्री से हम आपकी मुलाकात भी करा दे रहे हैं, और मैं भी बैठूंगा उस मीटिंग में। और ये ऑर्गेनिक उत्पाद जितना भी हम तैयार कर रहे हैं उसकी एमएसपी तय की जा सके। जी ओम। जी, अब मैं आदरणीय आपकी बात सुन ली चौहान सर ने, और उसी पे चर्चा हो भी रही है। तो निश्चित रूप से ये अपना ग्रुप जो है वो उसमें सारी चीजें निकाल करके तय करेगा। या अगले बार हम उन्हें भी, आदरणीय हम रामकृष्ण रघुवंशी जी से निवेदन करेंगे कि उनको भी जोड़ लें, तो वो भी इस बात को सुनेंगे। अब मैं आदरणीय जो है पवन सर को आमंत्रित करता हूं कि इन सब बातों के बीच में उनका मत क्या है। आदरणीय पवन सर, क्योंकि पतंजलि से बहुत आशा रखी है चौहान सर ने। जी जी जी, धन्यवाद रमेश चंद जी। और आज के मुख्य वक्ता संतोष जी ने जो आंकड़े इकट्ठा करने की बात कही है,
ये कैसा संयोग है कि कल मैं इसी आंकड़ों पर ही अपनी टीम से बातचीत कर रहा था, और ये आंकड़ों का खेल जो है मैं कई समय से देख रहा हूँ। ये आंकड़ों का खेल में सरकार भी आंकड़ों का खेल करती है, और उसका निष्कर्ष जो है, और बहुत सारे वैज्ञानिक भी आंकड़े इकट्ठा करते हैं। वो आंकड़े इकट्ठा करके उसका फायदा जो है, कई बार इस तरह से होता है कि लोग पेपर लिख देते हैं, जर्नल में छप जाते हैं, और उसका वाकई में उपयोग जो होना चाहिए था, जिस जिस उद्देश्य से या जिस समस्या को ढूंढने के लिए वो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, वो कभी भी उसका उपयोग मैंने बहुत ज्यादा होते हुए नहीं देखा है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव जो है निश्चित रूप से और अच्छे समग्र रूप से पड़ना चाहिए। जो बात रामकृष्ण रघुवंशी जी ने उठाई है कि हम आंकड़े इकट्ठा करें, वो आंकड़े दो तरह के इकट्ठा होने चाहिए, और उनको हमें प्रस्तुत करना चाहिए। एक वो आंकड़ा है जहां हम किसी भी उत्पाद, जो भी फसल है, जो भी हम टारगेट मान के चल रहे हैं, उस उत्पाद में लागत कितनी आ रही है, पैसा कितना लग रहा है, उसके आंकड़े को जरूर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो आसानी से अभी किसान इकट्ठा नहीं करता, अनुमानित उसके हिसाब से चलता है कि लगभग इतना हो गया तो लगभग इतना हो गया, तो वो एक्यूरेसी उसकी कभी भी नहीं रहती है। बहुत कम लोग एक्यूरेटली अपने डेटा को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी तल्लीनता के साथ रख के, और फिर केवल डेटा रखना ही नहीं है, उसका विश्लेषण भी करना बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा, क्योंकि इस विषय पर अब बात हो गई है और बहुत महत्वपूर्ण भी विषय है कि आंकड़े हम इकट्ठा करें, लेकिन इसके साथ में एक और जो डायमेंशन है, वो है कि हमारी इस आंकड़े इस फसल को उगाने में, और जो भी पद्धति से उग रहा है, अगर वो केमिकल पद्धति से उग रहा है तो भी, और अगर जैविक पद्धति से भी उग रहा है तब भी, उसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट क्या है। वो इकोलॉजिकल कॉस्ट में आपका पेस्टिसाइड भी आ गया, फर्टिलाइजर भी आ गया। जो फसल पानी ज्यादा खाती हैं और हमारा भूजल समाप्त हो रहा है, तो उसका भी आंकड़ा वहां की स्थिति को देखते हुए उसको भी रखा जाए, क्योंकि केवल खेती पर ही आप मिट्टी की ही हम बात करेंगे और केवल पेस्टिसाइड की बात करेंगे, खाद की बात करेंगे, तो वाला आंकड़ा भी बहुत जरूरी है। तो ये एक तो हो गया हमारा, ये जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है हमारी, कुछ फसलों की इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस चीज का चिंतन आज डॉक्टर संतोष चौहान कर रहे थे कि 900 ग्राम से लाके, या फिर हम 60 ग्राम, जो भी हमारे आंकड़े थे कि हम कितना कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक हेल्थ कॉस्ट है, उसकी एक सोसाइटी के प्रति कॉस्ट है। लेकिन ये कॉस्ट कई बार क्या होती है, जब सरकार के आंकड़े होते हैं तो वो जीडीपी के उसमें, तरक्की के उसमें परिवर्तित होती है, जबकि वो तरक्की नहीं हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है, व्यक्ति को भी नुकसान है, पर्यावरण को भी नुकसान है। तो इस चीज को भी इसमें प्रस्तुत जरूर करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी उसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और पानी का उपयोग कितना हो रहा है, इस चीज की और उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पानी की कमी होने लग गई है, तो उस समय हमारी कॉस्ट कितनी जा रही है और इसका क्या हो रहा है, इसका भी एक एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं डॉक्टर चौहान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका वो फ्रेमवर्क ढूंढ लें, तो वो ये सब चीजों को एक जनरलाइज करते हुए हम उस चीज को वहां पर उस आंकड़ों के साथ मिला करके इसको देखने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, कई जगह पर ऐसा होता है कि उसकी कृषि में जो हम कार्य करते हैं, उसकी एक सामाजिक कॉस्ट होती है, एक समाज उसमें लगा हुआ है, और एक कई बार किसी का उसमें अगर शोषण हो जाए तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है, जो कॉस्ट हमें दिखाई नहीं देगी, अप्रोक्ष होगी, लेकिन हमारी समझ बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ विषय जिसमें कि हम अपने फसलों की एमएसपी की बातचीत करें, पैसे की तो जरूर बातचीत करें, लेकिन बाकी जो अ, धंधा पानी है, पैसा के अलावा जो चीजें हैं, जो पैसे से भी कई बार महत्वपूर्ण ज्यादा हो गई हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट उसके साथ करते हुए एक समग्र रूप से अपनी विचारधारा, अपनी सोच माननीय मंत्री जी के समक्ष और अपने अन्य हितभागियों के समक्ष इसको रखने का प्रयास करें, इस अनुरोध के साथ कि इन कॉस्ट की भरपूर्ति के लिए भी हमें आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। वो कदम सरकार भी उठा सकती है, उठाएगी, और वो कदम किसान ने भी उठाने हैं, और इसके बीच में जो फालतू की राजनीति होती है, उससे अपने आप को बच करके रहना है।
तो ये तो एक पक्ष हो गया आज की जो चर्चा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस मुद्दे को वृहद रूप से उठाया जाए, इस पर चर्चा की जाए। मुझे लगता है कि यह मुद्दा के विषय पर ज़रूर चर्चा करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों पर जो विश्व मृदा दिवस हो रहा है, उसकी तैयारी के माध्यम से हम अपने-अपने जगह पर, अपने-अपने स्थान में मिट्टी के महत्व और मिट्टी पानी के अंतर संबंध और उससे हमारी जो जीवन जीवन है हमारा और जो हमारा जो पर्यावरण है, उसके प्रति हम जागरूकता को कार्यक्रम को ज़रूर करें। उसको उस दिवस को एक दिवस के रूप में हम मनाएँ इसलिए क्योंकि हम ग्लोबली कनेक्ट होंगे, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे और भारत सरकार की जो अभी इस विषय पर अभी और चिंतन हो रहा है, उसके साथ भी हम इसको कनेक्ट हो जाएँगे और अपने-अपने स्थान में रहते हुए, उस दिन जो भी अपना काम करेंगे, उसको हम अपना एक लिंक मेरे पास भारत सरकार की तरफ से आने वाला है। उस लिंक के माध्यम से हम अपनी उपस्थिति को ज़रूर दर्ज कराएँ कि हमने क्या किया है। सरकार अपने तरफ से काम करेगी, लेकिन हम भी अपनी तरफ से जो भी काम कर रहे हैं, उसको ज़रूर अपनी फ़ोटो अपने और भी जो चीज़ें डाल सकते हैं, उसको डालने का प्रयास करें। इसके साथ ही जो पतंजलि से जो अपेक्षा है कि इसको वृहद रूप से और बड़े स्तर पर किया जाए और बड़े स्तर पर, तो ये नीतिगत रूप से इसमें आगे मैं प्रयास करूँगा कि इस विषय पर चर्चा हो, उसके लिए सोशल मीडिया पर उसको बात को रखने की बातचीत का एक संवाद आगे बढ़े और इसकी फिर आने वाले समय पर इस प्रयासों की क्या रहती है उपलब्धि रहती है, इसको आने वाले समय पर देखते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। वो सबसे पहला जो काम है, वो ये है कि किसी भी पॉलिसी मेकर के पास जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, तो आँकड़ों के साथ हमें ज़रूर जाना है। तो आँकड़े इकट्ठा करने की जो बात डॉक्टर संतोष चौहान ने की है, उसको हम ज़रूर करें। अगले महीने, अगले सप्ताह जो हम इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो सब लोग इकट्ठा करके कम से कम एक स्टेटस नोट तो हम ज़रूर बना लें 2 पन्ने का, जिसको कि कई जगह पर इसको सर्कुलेट किया जा सकता है। जैसे कि अभी चारा के ऊपर या गाय का जो वो हो रहा है, उसके ऊपर एक 2 पृष्ठ का नोट बना करके सर्कुलेट हो गया था। इस आशय के साथ कि इस नोट को हमारे योगाहार के सदस्य अपने-अपने स्तर से जो भी नीति निर्धारक हैं, उनको ज़रूर देंगे और उसमें केवल यही नहीं थी कि हमने कि क्या हो रहा है, उसमें सुझाव भी थे, उसमें हमारे योगाहार के सदस्यों की सफलता की कहानियाँ भी थी, उनके नाम के साथ था और फ़ोन नंबर के साथ भी था। इस विषय पर भी अगर कुछ आगे प्रगति हुई है, किसी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और इसके ऊपर चर्चा की है, तो आने वाले दिवस पर हम उसके ऊपर भी बातचीत करें। तो हम अपना एक स्टेटस नोट, एक कॉन्सेप्ट नोट कह देंगे या वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर एक 2 पृष्ठ का एक हम तैयारी करते हैं, तो इसको देने के लिए ये एक सामूहिक प्रयास हमारा सबका हो सकता है कि किसी भी नीति निर्धारक को, अपने जिले के अधिकारियों को, अपने राज्य के जनप्रतिनिधियों को और राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पर भी इस नोट के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं, उसको पहुँचने का प्रयास करें। इस विषय पर डॉक्टर संतोष चौहान से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने विचार दें और साथ ही इस विषय पर क्या हम नोट बनाना भी क्या हमारे लिए उचित रहेगा और क्या हमें करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो उसकी किस प्रकार से उसकी तैयारी की जाए? जी, डॉक्टर चौहान। यस, एक्चुअली यही जो चीज़ आपने जो अभी यहाँ रखी है, यह चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन में हमें यह डाटा मिलता नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि यह डाटा और रियल डाटा जैसा मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप करते हो